नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आपका इस दूरस्थ शिक्षा के कार्यक्रम में, जिसे आप वर्चुअल क्लास कहते हैं, हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसे कि कल मैंने आपसे कहा था कि हम जब यहाँ मॉनिटर के ऊपर देखते हैं कि हमारे कौन कौन से महाविद्यालय के छात्र छात्राएं भरपूर संख्या में कक्षाओं में उपस्थित हैं, तो हम निश्चित तौर पर प्रोत्साहित होते हैं और हमें सुख मिलता है कि हमारी इस योजना का लाभ अधिकतर छात्र छात्राओं को मिल रहा है। इसी कड़ी में मैं आपको आज का गैप देने के बाद में कल फिर एक कॉलेज के नाम की तालियां बजवाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं ये चाहूंगा कि अभी कुछ कॉलेजेस की जो खाली बेंचेस मुझे दिखाई दे रही हैं, वहाँ के जो प्राचार्यगण हैं, वहाँ के जो प्रभारी हैं वर्चुअल क्लास के, वो इस पर कृपया ध्यान दें कि हमारी स्क्रीन पर जो खाली बेंचेस होती हैं वो हमें बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती हैं और ऐसा लगता है कि व्यवस्था का लाभ लेने में आप बहुत उत्साह नहीं दिखा रहे हैं। आज की इस वर्चुअल क्लास में हमारे साथ हैं डॉक्टर विभा श्रीवास्तव। आप गवर्नमेंट पीजी कॉलेज रीवा से यहाँ पर आई हुई हैं और आज वे आपके साथ में इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण विषय, जिसमें प्रागैतिहासिक काल है या पाषाण युग आप कहेंगे, और इस तरह से जितना भी इतिहास की शुरुआत जहाँ से होती है आपको ले चलेंगे। इतिहास हमेशा ही बहुत ही रुचिकर सब्जेक्ट रहा है। हमारे पुरखे क्या करते थे, पुरखों के पुरखे क्या करते थे, किस तरह से इस मानव सभ्यता का विकास हुआ, इसमें आपकी रुचि निरंतर बढ़ती जाएगी अगर आप ऐसे व्याख्यानों को ध्यान से सुने। मैं एक बार पुनः आप सबका अभिनंदन करता हूं और डॉक्टर विभा श्रीवास्तव का स्टूडियो में स्वागत करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि वह आज की कक्षा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर विभा श्रीवास्तव। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर विभा श्रीवास्तव, प्रोफेसर एंड हेड हिस्ट्री गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज रीवा से हूँ। जैसा कि सर ने बताया कि मैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में आप सबको बतलाऊंगी। बच्चों, मैं आपको ये बतलाऊंगी कि जो आप फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका कोर्स है, तो प्रथम इकाई जो है वो आपकी इतिहास की अवधारणा, स्वरूप, क्षेत्र और महत्व है, और दूसरा चैप्टर जो है इतिहास के स्रोतों का सर्वेक्षण है, तीसरा जो है भूमि, पर्यावरण तथा भारत के लोग, और पहले इकाई का जो चौथा चैप्टर है भारतीय प्रागैतिहासिक काल, इसके बारे में हम आप लोगों को बतलाएंगे। अब यहाँ पर मैं ये आपको बतलाऊंगी कि मेरा लेसन प्लान क्या है, और इस आधार पे मैं आपको प्रागैतिहासिक काल के बारे में बतलाऊंगी। प्रागैतिहासिक काल क्या है? प्रागैतिहासिक काल वो काल है कि जैसे बच्चों आप सभी जानते हो कि मानव का जो इतिहास है वो लाखों वर्ष पुरानी कहानी का इतिहास है, लेकिन जब हमें लिखित स्रोत मिलते हैं, लिखित इतिहास मिलता है, तो उसे हम ऐतिहासिक काल के श्रेणी में रखते हैं। लेकिन जब मनुष्य ने पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, उसके पहले का इतिहास कैसे सामने लाया जाए, उसके लिए हमारे बहुत से इतिहासवेत्ता और पुरातत्वविदों ने बड़े संघर्ष करके खुदाइयाँ की, और खुदाइयों में जो औजार और उपकरण प्राप्त हुए, या मानव कंकाल या जानवरों के जो कंकाल प्राप्त हुए, उससे जो निष्कर्ष निकाला, उससे उस पीरियड क्या है, पाषाण काल के, या उसको हम प्रागैतिहासिक काल का नाम देते हैं। इसमें आज जो हमारा लेसन प्लान है, तो उसमें सबसे पहले हमारा क्या उद्देश्य है, तो उद्देश्य हमारा आज है मानव की उत्पत्ति एवं विकास, और प्रागैतिहासिक काल का अर्थ, विस्तार एवं शैल चित्रकला क्या है। दूसरे चैप्टर में हम आपको मानव सभ्यता का विस्तार एवं शैल चित्रकला एवं काल विभाजन के बारे में बतलाएंगे, और दूसरे चैप्टर के सेकंड भाग में आपको प्रागैतिहासिक काल की विभिन्न संस्कृतियों के बारे में बतलाया जाएगा, और थर्ड चैप्टर में प्रागैतिहासिक काल एवं मानव संस्कृति के बारे में आपको जानकारी देंगे। ये देखिए, ये कुछ ऐसे चित्र हैं जो कि मानव के क्रमिक विकास का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जो आप देखकर ही समझ जाएंगे। ये वो चित्र हैं पाषाण काल के, जो कि पाषाण काल में मानव किस प्रकार से झोपड़ियों में रहता था, किस प्रकार धीरे धीरे उसकी सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ। ये वो चित्र है जब मानव ने, जैसे अपन देखते हैं पूरा पाषाण काल में अग्नि का आविष्कार हो चुका था, तो उसके लिए अपन ये अनुमान लगाते हैं कि दोनों पत्थरों को टकराने के बाद जो चिंगारी निकली होगी, उसके बाद मानव ने जो आग का आविष्कार किया होगा, उसके बारे में ये चित्र है।
और जो हमारे विषय का जो निष्कर्ष होगा वो ये है कि हम आपको किस प्रकार से प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में उपकरणों के माध्यम से हम बतला पाएं। तो सबसे पहले जो है हम मानव के विकास और प्रागैतिहासिक काल में चलेंगे। इतिहास एवं काल विभाजन और पृथ्वी के निर्माण से ऐतिहासिक काल तक। जैसे कि बच्चों आप लोग सब जानते हैं कि शुरू में पृथ्वी एक आग का गोला थी और धीरे धीरे करके पृथ्वी ठंडी हुई और इसके बाद जो है पृथ्वी में जीवों की उत्पत्ति हुई। तो ये काल जो यानी अरबों साल पहले का जो इतिहास है उसके बारे में हम क्रम से देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले अपन देखते हैं आदि कल्प या आजीवन कल्प। यहाँ पर अभी मानव का विकास नहीं हो पाया है। और उसके बाद दूसरा जो है वो प्रादिकल्प या सजीवन कल्प है। तीसरा है पुराकल्प या पुराजीवन कल्प और मध्यकल्प या मध्य जीवन कल्प है। फिर नूतन कल्प या नवजीवन कल्प। इसके बाद नूतन कल्प जो है तो सेकंड पार्ट में हम जब चलते हैं तो अपन देखते हैं नूतन काल। नूतन काल का जो समय है बच्चों वो 7.5 करोड़ ईसा पूर्व से 20-30 लाख ईसा पूर्व का है। अब इसको भी दो भागों में बांटा गया है क्योंकि 20-25 लाख ईसा पूर्व से ही मानव की कहानी जो है वो शुरू होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे फिर से दो कालों में विभाजन किया गया है, जैसे तृतीयक काल और चतुर्थक काल। तृतीयक काल जो है इस काल से पृथ्वी के भूपटल का वर्तमान स्वरूप का निर्माण होता है। तो जो जिस रूप में पृथ्वी को हम अभी देख रहे हैं वो हम कब देखते हैं? अरे 7 करोड़ ईसा पूर्व से 20-30 लाख ईसा पूर्व, इतना समय जो है पृथ्वी के भूपटल को बनने में लगा। इसके बाद अगला जो है वो चतुर्थक काल है। चतुर्थक काल को फिर जो है दो भागों में, ये हम वो काल बतला रहे हैं जब पृथ्वी का निर्माण और पृथ्वी के निर्माण से जब मानव की सभ्यता का विकास होता है उन कालों को हम आपको बतला रहे हैं। चतुर्थक काल जो है वो प्राचीन नूतन काल कहलाता है और प्राचीन नूतन काल और सेकंड जो है उसका जो है वो नूतन काल है। अब काल विभाजन का जो ये पहला अभी हमने आपको काल विभाजन बतलाया कि किस प्रकार से ये नूतन काल और चतुर्थक काल आया, प्राचीन नूतन काल और फिर नूतन काल। ये काल विभाजन का पहला चरण है। दूसरा चरण जो है प्राचीन नूतन काल। प्राचीन नूतन काल जो है उसको हिम युग भी बोलते हैं। हिम युग बने जब पूरी पृथ्वी या पृथ्वी के कुछ भागों में बर्फ जमा हुआ था, उस समय हिम युग कहलाता था। फिर है नूतन काल है। अब नूतन काल के बाद जब हम चलते हैं तो मानव की उत्पत्ति की शुरुआत होती है। इसके पहले जो है हमने देखा था नूतन काल और नूतन काल के बाद प्राचीन नूतन काल और फिर मानव की उत्पत्ति। अब मानव की उत्पत्ति के भी कई सिद्धांत हैं, जैसे विशिष्ट सृष्टिवाद है, अनादिवाद है, स्वतः उत्पत्ति का सिद्धांत, विध्वंसवाद या महाविनाशवाद का सिद्धांत है और विकासवाद का सिद्धांत, जिसके आधार पर यह कहा गया है कि मानव पहले कपी के रूप में ही था, लेकिन जब मानव अपने पैरों पे खड़ा हुआ, धीरे धीरे विकास करता हुआ, तो वो मानव की श्रेणी में आया और उसके हाथ जो है वो स्वतंत्र हो गए और हाथों से वो औजार बनाने लगा। कई इतिहासकारों ने ये कहा है कि मानव वो प्राणी है कि जो कि दूसरे जानवरों से उसको अलग करती है उसकी बुद्धि, और जब से उसने औजार बनाना चालू किया तो वो ऐसा प्राणी है जो औजार बनाने वाला है, इसीलिए उसको मानव कहा गया। इसके बाद देखिए मानव प्रजातियां हम देखेंगे, जो अभी अपन हिम युग से और जो भी अपने अभी कालों का निर्धारण बताया कि पृथ्वी किस प्रकार बनी, तो उसी के साथ साथ मानव प्रजातियों का भी निर्माण होता चला गया। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस को भी दो भागों में बांटा गया है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और दूसरा ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन्स। तो ये प्रजातियां जो है ये एशिया और यूरोप में पाई जाती थी। और दूसरा है होमो को भी दो भागों में बांटा गया है, होमो इरेक्टस और होमो सेपियन। अब यहाँ पे होमो में हम देखेंगे होमो सेपियंस भी दो भागों में है, होमो सेपियंस नियर्थन और होमो सेपियंस सेपियंस। होमो सेपियंस सेपियंस जो है यहाँ से मानव की सभ्यता का विकास चालू होता है और यहीं से मानव जो पूर्ण मानव है वो दिखाई देता है। तो मानव की जो प्रजातियां हैं उसको भी हमने देखा, तो इन प्रजातियों को भी हम उसी युग से तुलना करेंगे, जैसे अभी हमने हिम युग से देखा और किस प्रकार से पृथ्वी का निर्माण हुआ, उसी प्रकार से धीरे धीरे मानव की सभ्यता और संस्कृति का भी विकास होता चला गया। जैसा कि बच्चों आपको हमने पहले बतलाया था कि मानव की सभ्यता और संस्कृति को समझने के लिए
हमें जो है कुछ ऐसे सोर्स चाहने होते हैं जो लिखित हैं, तो लिखित सोर्स जो हमें मिलते हैं वो तो ऐतिहासिक काल में आ जाते हैं। लेकिन जहां पर मानव ने लिखना पढ़ना नहीं जाना था, उस इतिहास को हम कैसे जानेंगे? तो जो हमें पुरातात्विक सोर्स मिलते हैं, जो खुदाई में हमें मिलते हैं, जैसे कि औजार हैं, पत्थरों के औजार हैं, उपकरण हैं, हाथी दांत के औजार हैं, ताम्र के बने हुए बर्तन हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, तो इस प्रकार जो खुदाई में चीजें मिली हैं उससे जो इतिहास लिखा गया है उसको प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। अब प्रागैतिहासिक काल में जैसे आपको हमने बतलाया कि खुदाई में मिले हुए औजार, उसके आधार पर सबसे पहले जब मानव सभ्यता का विकास होता है तो इसको हम पाषाण काल कहते हैं। अब पाषाण काल में क्या है? पाषाण काल के जो हमें औजार प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर जो हम विभाजन करते हैं, तो प्रागैतिहासिक काल को हम पाषाण औजारों के आधार पर देखते हैं, तो उसको भी हम कई भागों में विभाजित करते हैं। और दूसरा जो विभाजन है जिसके आधार पे हम वहाँ की सभ्यता और संस्कृति को देखते हैं वो है शैल चित्रकला, कि जो गुहाओं में या कंदराओं में जो मनुष्य ने शुरू में जब वो बोलना नहीं जानता था, अपनी भावनाओं को उसने जो है चित्रों के माध्यम से व्यक्त किया, उसको शैल चित्रकला कहते हैं। उसके माध्यम से भी हम मानव के विकास की सभ्यता और संस्कृति को जान पाएंगे। तीसरा है ताम्र तथा कांस्य कला, और जो ताम्र कला है उसके आधार पर भी हम उस समय की सभ्यता संस्कृति को जानेंगे। दूसरा अपना है ऐतिहासिक काल। जैसा कि बच्चों आप लोगों को हमने बताया कि ऐतिहासिक काल वो काल है जहां से हमको लिपि का विकास हम दिखता है, जैसे ब्राह्मी लिपि है, वहां से हम देखते हैं कि हमको लिखित इतिहास मिलता है। तो इसको हम 6ठी सदी ईसा पूर्व से देखते हैं, और यहाँ पर हम लौह काल भी इसको हम बोल सकते हैं। और 6ठी सदी ईसा पूर्व में ही 16 महाजनपद माने राज्यों का निर्माण हो जाता है, और यहीं से जो है ऐतिहासिक काल शुरू होता है। लेकिन बच्चों अपन को देखना है प्रागैतिहासिक काल, तो फिर हम पाषाण काल की ओर चलेंगे। अब पाषाण काल के भी जो है 3 भाग हैं। पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। अब ये देखिए, जैसे आपको बताया था हमें जो मानव के विकास की हिस्ट्री हमने बताई थी, होमोसेपियंस सेपियंस। होमोसेपियंस और सेपियंस जो है वो पूर्ण मानव का विकास हो चुका है। तब पूरा पाषाण काल में अपन चलते हैं जहां पर पूर्ण मानव का विकास हो चुका है, मानव के हाथ स्वतंत्र है और वो अपने हाथों से जो है वो औजारों का निर्माण करता है, और अपनी जो उसको जो चाहना है उसके लिए वो अपने हाथों से कार्य करता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल जो है 25 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व तक का काल माना गया है। पूरा पाषाण काल के बाद आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल 1 लाख ईसा पूर्व से 70,000 ईसा पूर्व तक है, 7,000 ईसा पूर्व तक है। और नव पाषाण काल जो है वो 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक। अब ये देखेंगे पूरा पाषाण युग जो है 125 वर्ष पूर्व इसकी खोज की गई थी, और खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास में पलवरम में 13 मई 1863 को लैटराइट के जमाव में एक क्लीवर खोज की थी, और वहीं से ये पूरा पाषाण काल की शुरुआत होती है। भारत में जो है पश्चिम गुजरात से पूर्व बिहार तक इसका विस्तार है। इसके बाद इसकी खोज करने वालों में विलियम किंग, कॉगिन ब्राउन, जे कॉकबर्न, अलेक्जेंडर कनिंघम, कार्लाइल प्रमुख रहे हैं खोजकर्ता। और इसकी जो सभ्यता का जो विस्तार है वो सोहन घाटी है, नर्मदा और बेलन घाटी है, और सोन घाटी, और तमिलनाडु एवं गुजरात के कुछ क्षेत्र हैं। तो ये तो बच्चों आपको हमने पूरा पाषाण काल के एक संक्षिप्त में परिचय दिया है कि कब से कब तक है, 25 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व तक। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से पूरा पाषाण काल का युग जो कि होमोसेपियंस सेपियंस मानव के द्वारा किया गया, और इसकी कौन कौन सी साइट्स थी। अब मध्य पाषाण काल में हम आते हैं। मध्य पाषाण काल जो है वो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 7,000 ईसा पूर्व तक है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इसकी खोज जो है 1887 में माजदा एंजिल्स द्वारा की गुफा में की गई थी। इसके बाद भारत में राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, लंघनाथ, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, विंध्य क्षेत्र एवं गंगा घाटी का सराय नाहर राय का क्षेत्र है, महदाहा है, दमदमा आदि क्षेत्रों में मध्य पाषाण काल के साइट्स मिलते हैं। विंध्य क्षेत्र में अगर हम देखते हैं तो मुरैना पहाड़ है, बघीखोर, लखनिया, होशंगाबाद में भीमबेटका एवं आदमगढ़ की प्रमुख स्थल है इसके। नव पाषाण काल 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक। नव पाषाण काल जो एक प्रकार क्रांति का युग है। यहाँ पर हम ये कहेंगे कि मानव का पूर्ण विकास हो चुका है, वो सभ्यता और संस्कृति का भी धीरे धीरे पूर्ण विकास हमें यहाँ पर दिखता है। 7,000 ईसा पूर्व मेहरगढ़ में इसका प्रारंभ हुआ भारत में,
और गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल को क्रांति का युग कहा है और जॉन लुम्बिक ने 1865 में नवपाषाण काल का नाम दिया है। मैसूर, कश्मीर की घाटी, बुंदेलखंड, बघेलखंड, पंचोह, महगढ़ा एवं दक्षिण भारत एवं गंगा घाटी, और गंगा घाटी में चिरांड इसके मुख्य स्थल हैं। अभी आपने देखा पुरापाषाण काल मैंने बतलाया, फिर इसके बाद मध्यपाषाण काल और इसके बाद जो है नवपाषाण काल के बारे में बतलाया। अब फिर से फर्स्ट उसमें जाते हैं अपन पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में मानव सभ्यता और संस्कृति के आधार पे 3 भागों में बांटा गया है। तो निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल जैसे आपको बताया था 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 1 लाख ईसा पूर्व तक। इसकी संस्कृति को अपन ने 2 भागों में इस संस्कृति को अपन देखते हैं। और कौन सी भाग है? पहले है चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति। ये जो है सोहन संस्कृति, मैंने सोहन घाटी पे संस्कृति हमें दिखाई देती है। और साथ ही साथ मद्रास के आसपास मारवाड़, गुजरात, बिहार, उड़ीसा एवं घाघरा, गंडक और कोसी नदी के किनारे इस संस्कृति को हम देखते हैं। दूसरी इसकी संस्कृति जो है हैंडएक्स संस्कृति है। हैंडएक्स, क्लीवर, स्क्रिपर, क्रोड और फलक इस संस्कृति के प्रमुख उपादान है। तो ये तो अपने निम्न पुराकाल की संस्कृति के बारे में हमने आपको बतलाया। अब इसके बाद अपन चलते हैं मध्य पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल हम देख रहे हैं 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक है। अब इस मध्य पुरापाषाण काल को फलक, ब्लेड, स्क्रेबर संस्कृति भी कहते हैं और इसकी खोज जो है 1954 में की गई है। और इसकी जो साइट्स हैं गोदावरी और गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा नदी के किनारे नेवासा और महाराष्ट्र में, और तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में इसके, और बिहार में मध्य पुरा काल के अनेक साइट्स हैं। तो ये हम अपन देख रहे हैं पुरापाषाण काल के जो है सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है पुरापाषाण काल का? उच्च पुरापाषाण काल है। उच्च पुरापाषाण काल 40,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक, 10,000 ईसा पूर्व तक। अब यहाँ पर भी देखते हैं सांस्कृतिक एवं प्रजातीय परिवर्तन का काल था। ये जो उच्च पुरापाषाण काल है, यहाँ पर एक ऐसा परिवर्तन का काल है जहाँ से मनुष्य की सभ्यता का विकास और भी अधिक अच्छी तरीके से देखने को मिलता है। और इसके जो विशिष्ट उपकरण है, ब्लेड, फलक से बने हुए सक्रिय तक्षणी है, गिरमिट उपकरण है और तराशने के लिए ब्लेड का उपयोग किया गया है। और इसके जो साइट्स हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, बेलन, सोन के क्षेत्र में बघोर घाटी आदि प्रमुख है। इस काल में कला का भी विकास हुआ। अब ये देखिए कला, कौन सी कला है इसमें? गुफा कला है, गृह कला है और लघु मूर्तियां हैं। ये अभी अपन जो है पुरापाषाण काल ही देख रहे हैं। पुरापाषाण काल में वो भाग देख रहे हैं जो पुरापाषाण का अंतिम काल है। और इस अंतिम काल में 3 प्रकार की कलाओं का आविष्कार हो चुका है। गुफा कला क्या है? गुफा कला वो है कि जिसमें मनुष्य कंदराओं में रहता है। अभी मनुष्य ने झोपड़ियां नहीं बनाई हैं और प्राकृतिक गुफाओं में जब मनुष्य रहता है तो उसकी दीवारों, छतों में जो उसने पेंटिंग की, रॉक पेंटिंग जिसे कहते हैं, उसके आधार पर तो मनुष्य जो है इस काल में गुफा कला यानी कि पेंटिंग, रॉक पेंटिंग बनाना यानी चित्र बनाना सीख गया था। तो ये कला का भी विकास इसी पीरियड में हुआ है, उच्च पुरापाषाण काल में, जिसे कि अपन 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच में देखते हैं। गृह कला और सचल कला। गृह कला और सचल कला क्या है? गृह कला से जैसे आप परिचित हैं, गृह माने घर के अंदर जो बनाई गई चीजें, सचल माने जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाए। तो ऐसे चीजें बनाई गई जैसे हाथी दांत से या पशुओं के सींगों से या पत्थरों के उपकरण से जो चीजें बनाई गई, छोटी छोटी मूर्तियां बनाई गई, सीटियां बनाई गई और सुइयां बनाई गई। तो ऐसी चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान जो ले जाया जा सकता है उसे अपन गृह कला या सचल कला कहेंगे। और तीसरा जो है वो लघु मूर्तियां इस पीरियड में मानव बनाने लगा था। तो लघु मूर्तियां जो है ज्यादातर वो जैसे कि बताया कि हड्डियों की थी और सींगों की से बनाई गई थी, कुछ पत्थरों की भी लघु मूर्तियां और मिट्टी की लघु मूर्तियां बनाई गई। और इस समय जो मूर्तियां बनाई गई हैं वो कुछ तो पशुओं की भी मूर्तियां बनाई गई हैं, लेकिन इस समय जो प्रमुख मूर्तियां जो है वो स्त्रियों की मूर्तियां बनाई गई है। तो मात्र मूर्तियां इसको नाम दिया गया है और इन मूर्तियों को वीनस नाम भी दिया गया है। और ये मूर्तियां जो है ज्यादातर इसमें जो है स्त्रियों का सिंपल स्वरूप दिखाया गया है और गर्भिणी स्त्रियों की भी मूर्तियां बनाई गई हैं। तो इससे ये पता चलता है कि उर्वरा शक्ति के हिसाब से ये स्त्रियों की मूर्तियां, मात्र मूर्तियां जो है बनाई गई थी।
तो अभी अपन ने ये देखा निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। तो निम्न पुरा पाषाण काल 25 लाख ईसा पूर्व से और उच्च पुरा पाषाण काल यानी 10,000 ईसा पूर्व तक का अभी अपन ने साइट्स और उसकी विशेषता देखी। इसके बाद ये देखेंगे कि किस प्रकार से पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल में अंतर, यानी कि पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तो इसमें कुछ अंतर दिखाई देता है। क्योंकि पुरा पाषाण काल में अपन ने अभी तो देखा कि कुछ कलाओं का विकास हो चुका था, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे अंतर हैं जो मध्य और नव पाषाण काल को पुरा पाषाण काल से अलग करते हैं। तो सबसे पहला अंतर क्या है कि पुरा पाषाण काल में जो उपकरण बनाए गए थे वो फलकीकरण प्रविधि के द्वारा बनाए गए थे, और जबकि नव पाषाण काल में उपकरणों को फलकीकरण के साथ साथ गढ़ा गया है और उसको घिसा गया है और चमकाना पड़ता था। नव पाषाण काल में उपकरण जो है चमकदार उपकरण दिखाई देते हैं। इसके बाद पुरा पाषाण काल का दूसरा क्या है कि इस काल में जो पशुओं का शिकार किया जाता था वो अब विलुप्त हो चुके हैं, और जबकि नव पाषाण काल के जो पशु वंशज हैं वो आज भी मिलते हैं। और तीसरा अगर हम देखते हैं तो पुरा पाषाण काल में मानव का जो भरण पोषण था वो प्रकृति और जंगली खाद्य सामग्री पर निर्भर था, लेकिन नव पाषाण काल या मध्य पाषाण काल आते आते तक, मध्य पाषाण काल से जब नव पाषाण काल तक हम आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं खाद्यान्न उत्पादन एवं पशुपालन भी प्रारंभ हो गया था। तो ये एक 3 जो अंतर हैं वो हमें दिखाई देते हैं पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच। अब हम ये देखेंगे प्राचीन पाषाण और मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल की संस्कृति के बारे में। अभी बच्चों अपन ने क्या देखा, अभी ये देखा कि किस प्रकार से भारत में प्रागैतिहासिक काल प्रारंभ हुआ, मानव का किस प्रकार से विकास हुआ, मानव के सभ्यता और विकास के साथ साथ किस प्रकार से अपन ने पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। फिर पुरा पाषाण काल को भी अपन ने 3 भागों में विभाजित किया, पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। और इसके बाद फिर से हम देखते हैं कि प्राचीन पाषाण काल यानी पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इसके बारे में बताया। लेकिन अब कुछ चीजें, कुछ पॉइंट ऐसे लेके अपन चलेंगे कि इस पॉइंट के आधार पे किस प्रकार से इन तीनों में अंतर देखेंगे हम, और इन पॉइंट के आधार पे हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से धीरे धीरे मानव सभ्यता और संस्कृति का विकास हो पाया। तो सबसे पहले अपन दिमाग में आप बैठा लीजिए कि प्राचीन पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, और जो प्राचीन पाषाण काल है उसमें तीनों पुरा पाषाण काल सम्मिलित हैं। तो सबसे पहले हम औजार को लेंगे। अब औजार कौन से थे, तो ये जो है इसमें जैसे पंजाब, गुजरात, बुंदेलखंड, बिहार, उड़ीसा, यहाँ पे हम भी देखेंगे कि इस पीरियड के जो औजार हैं वो भद्दे भौड़े हैं, माने अभी औजार की शुरुआत हुई है। जैसे आपको हमने बताया था कि इस पीरियड में औजार बनाने की शुरुआत हुई है। तो कैसे हैं, चौड़े हैं और भद्दे हैं। और अभी इनमें जो है कुछ उदाहरण अपन को पुरा पाषाण काल के मिलते हैं जो उच्च पुरा पाषाण काल के हैं, कि इसमें कुछ कुल्हाड़ियां, छेनियां और खुरचनियां आदि जो है मिलते हैं, लेकिन ये जो है अभी इसमें कोई आकार ज्यादा अच्छी प्रकार से नहीं दिया गया है। तो ये औजार से संबंध जो है ये प्राचीन पुरा पाषाण काल की कहानी है। अब अपन मध्य पाषाण काल में अगर आते हैं तो मध्य पाषाण काल जैसे कहाँ पर इनके साइट्स थे, तो जैसे तिनेवली आंध्र प्रदेश, गुजरात, काठियावाड़ मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर, कच्छ पंजाब। और ये जो इनके जो साइट्स में जो औजार मिले हैं ये पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मिले हैं, और ये जो है क्वार्टजाइट के हथियार बनते थे, कैल्सिडोनी सिलिकेट पत्थरों जैसे जैस्पर, चर्ड, पितोनिया, ब्लैडस्टोन के बने होते थे, और छोटे औजार भी सूक्ष्म औजार थे। मध्य पाषाण काल के जो औजार थे वो सूक्ष्म थे, छोटे थे। और जब नव पाषाण काल में अपन आते हैं तब देखते हैं कि यहाँ नव पाषाण काल के साइट्स कौन से हैं, कर्नाटक है, हैदराबाद है, मध्य प्रदेश है, बुंदेलखंड है, गुजरात, कश्मीर, पश्चिमी बंगाल, छोटा नागपुर, बिहार, उड़ीसा, लौह, और इसमें लौह युग भी आ चुका था। औजार जो है, अब इसकी जो ये विशेषता है कि औजार जो है घिसे हुए हैं, चिकने हैं और पॉलिशदार हैं। और इस युग में बेंत लगा हमें औजार मिलते हैं, और बेंत में भी यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, ट्रेप पत्थर से बनी हुई कुल्हाड़ियां मिलती हैं, और बेंत में भी छिद्रक बेंत भी मिलते हैं, जैसे कि इसमें सिल लोढ़े भी हैं, गड़ासे हैं, गोपर हैं, सिल लोढ़े हैं, और हड्डी से बने औजार हैं। तो औजार के बारे में अगर हम देखें तो प्राचीन पाषाण काल में औजार जो है वो भद्दे और भौड़े हैं। मध्य काल में उसमें
थोड़ा सा परिवर्तन आया है, कुछ पतले टाइप के औजार ब्लड स्टोन से बनाए गए हैं। और फिर इसके बाद नवपाषाण काल के जो औजार हैं वो चिकने हैं, पॉलिशदार हैं और उनमें बेट भी लगा हुआ है। तो औजार से अपन ने देखा कि किस प्रकार से, ये देखिए कुछ औजार जो हैं ये चिकने हैं। अब भारत में पाषाण काल में अपन देखते हैं, पहला अपन ने औजार से देखा, औजार का पॉइंट लेकर के देखा कि तीनों में क्या अंतर है। अब हम आवास देखेंगे कि रहन सहन कैसा था। तो प्राचीन पाषाण काल में, यानी जो प्राचीन पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल जो है उसमें मनुष्य जो है, मनुष्य की शुरुआत ही हुई है और यहाँ अभी वो खुले में रहता है और हिंसक पशुओं से बचने के लिए वो पेड़ों या वृक्षों की टहनियों में रहने लगा और नदी की कगार में रहता है। लेकिन अभी मनुष्य जो है वो खुले में ही रह रहा है। और मध्य पाषाण काल में थोड़ा सा उसका सामूहिक रूप हमको दिखाई देता है, यानी सामूहिक रूप से रहने लगा है। और यहाँ पर बहुत सी साइट्स में जो झोपड़ी दिखाई देती है कि मनुष्य जो है झोपड़ी बना के रहने लगा है। उसके कई प्रमाण जो है अब साइट्स में दिखते हैं। और जो नवपाषाण काल है, यहाँ पे हम देखते हैं कि इनका घुमक्कड़ जीवन जो है वो समाप्त हो जाता है और मनुष्य जो है झोपड़ी में रहने लगता है और पशुपालन शुरू हो जाता है और यहाँ पे कृषि भी मनुष्य करने लगता है। तो इसके उदाहरण जो है, झोपड़ी में लीपने के भी कुछ उदाहरण जो है वो हमें प्राप्त हुए हैं। तो आवास के हिसाब से अपन देखते हैं कि पूरा प्राचीन काल में, पाषाण काल में जो है मनुष्य जो है खुले में रहता है, अभी उसने झोपड़ी बनाना शुरू नहीं किया है। मध्य पाषाण काल में कहीं कहीं जो है झोपड़ी के उदाहरण मिल रहे हैं और नवपाषाण काल में है मनुष्य जो है झोपड़ी बनाने लगा है, झोपड़ी में रहने लगा, सामूहिक रूप से रहने लगा और यहाँ पे कृषि और उसका पशुपालन भी शुरू हो गया है। अब तीसरा जो है हम भोजन के आधार पर देखते हैं, तुलनात्मक अध्ययन जो कर रहे हैं हम। तो पहला तुलनात्मक अध्ययन जो है अपन ने औजार से देखा, दूसरा आवास है और तीसरा है भोजन। जो प्राचीन पाषाण काल है उसमें भोजन क्या है, मनुष्य जो है पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर है, तो कंदमूल, फल और पशुओं का मांस खा रहा है। और यहाँ पर मनुष्य जो है, जो उच्च पूरा पाषाण काल जो हमने बताया था, पाषाण काल 3 भागों में, तो उच्च पूरा पाषाण काल तक आते आते मनुष्य जो है वो मछली पकड़ना सीख लिया। अब वो खेती और पशुपालन तो भी नहीं जानता, लेकिन यहाँ पे हम ये कहेंगे कि उच्च पूरा पाषाण काल में मनुष्य जो है वो अग्नि का आविष्कार कर लेता है। जो वो अग्नि का आविष्कार की जो अपन सभी कहानी जानते हैं कि मनुष्य ने पत्थर से पत्थर रगड़ा तो उससे जो चिंगारी प्राप्त हुई और उससे जो आग निकली, उसको धीरे धीरे उसने अग्नि का आविष्कार हुआ। और इस अग्नि का प्रयोग वो अभी जो है जंगली जानवरों को भगाने के लिए भी अग्नि मनुष्य जलाता था। और यहाँ से हम ये देखते हैं कि कच्चे मांस को भूनने के भी उदाहरण मिलते हैं। अब आते हैं मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में जो है शिकार उसी प्रकार से मनुष्य जो है प्रकृति पर निर्भर था, लेकिन यहाँ पे एक अंतर हम देखते हैं कि जो जंगली चीजें, जो बिना बोई हुई जो चीजें, उसको काट करके मनुष्य अब खाने लगा। माने वहां पर जो है प्राचीन पाषाण काल में अभी मनुष्य जो है वो जंगली चीजों को ही खा रहा है और शिकार करके कच्चा मांस खा रहा है और अग्नि का आविष्कार हो चुका है। लेकिन मध्य पाषाण काल में जो है मनुष्य जो है मांस, कंद, फूल, फल के अलावा जो जंगली चीजें बिना बोई हुई हैं उसको भी वो काट के निकाल के उन दानों का प्रयोग वो करने लगा है। एक अंतर ये मध्य पाषाण काल में। और नवपाषाण काल में जैसे कि आपको बताया हुआ है कि मनुष्य जो है रहने लगा है, परिवार बना लिया है, सामुदायिक रूप से रह रहा है, तो मांस, कंदमूल के अतिरिक्त वो प्लवन तकनीकी के माध्यम से गेहूं और मसूर के दाने, इसकी जो है वो कुछ उदाहरण प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर मनुष्य जो है कुछ अब खेती करने लगा, कृषि करने लगा। उस आधार पर ये देखेंगे कि यहाँ पर मनुष्य जो है अनाज भी जो है वो उपजाने लगा है। तो ये भोजन के आधार पर अपना अंतर हुआ। अब हम वस्त्र देखेंगे तो वही वस्त्र के हिसाब से, वस्त्र जो है प्राचीन पाषाण काल में मनुष्य जो है वस्त्र नहीं पहनता था, क्योंकि उस युग में अभी मनुष्य जो है धीरे धीरे खड़ा होना सीखा है, धीरे धीरे अपना औजार बनाना सीखा, लेकिन वस्त्रों का निर्माण नहीं हो पाया। और बहुत अधिक अगर कहीं उदाहरण मिलते हैं तो पेड़ों की छाल या पत्ते एकमात्र ऐसे उदाहरण है जिसका मनुष्य जो है प्रयोग करता था। मध्य पाषाण काल में जैसे हमने बताया कि सामुदायिक रूप से मनुष्य रहने लगे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ उदाहरण मिलते हैं कि जानवरों की छाल जो है मनुष्य पहने हुए दिखते हैं। नवपाषाण काल में मनुष्य जो है वो पशुओं की खाल के साथ साथ, अब यहाँ पे देखते हैं फिर से वही परिवर्तन है कि पशुओं के बालों और पौधों के रेशों से वस्त्र बनाना जो है मनुष्य जान गया था। और यहाँ पे कुछ उदाहरण कुछ इतिहासकारों ने ये कहा है कि कपास की खेती होने लगी थी और संभवतः वस्त्रों को रंगने का आविष्कार भी इस युग में हो चुका था। अब पांचवा हम जो पॉइंट लेते हुए है सामुदायिक जीवन। अब यहाँ पर जो प्राचीन पाषाण काल में समुदाय में बिल्कुल लोग नहीं रहते थे, अलग अलग रहते थे और यहाँ पे परिवार या समुदाय के बारे में उनको कुछ भी नहीं पता था। मध्य पाषाण काल में वो जो है पत्ते, वो पेड़ों की छालें और पशुओं की खाल पहनते थे और समुदाय में रहने लगे थे।
लेकिन इसके पहले हम देखते हैं कि नवपाषाण काल में सामुदायिक जीवन के साथ साथ जो है इस युग में मानव परिवार बनाकर रहने लगा है और परिवार की प्रथा प्रारंभ हो गई है। और नवपाषाण काल में हम ये देखते हैं कि पति पत्नी और भाई बहन के संबंध निश्चित होने लगे थे, यानी कि परिवार में कौन से लोग रहते हैं। इसके बाद अपन देखेंगे कृषि। प्राचीन पाषाण काल में लोग जो है कृषि बिल्कुल नहीं जानते थे। मध्य पाषाण काल में जैसे हमने बताया कि जंगलों में जो बिना बोए जो उगता था उसे वो काट लेते थे। और विद्वानों का मत है कि इस काल में फिलिस्तीन में कृषि प्रारंभ हो चुकी थी। फिलिस्तीन में एक उदाहरण बनता है। और नवपाषाण काल जैसे आपको हमने बताया कि कृषि कार्य का आविष्कार हो चुका था और इस युग में मानव की महत्वपूर्ण उपलब्धि, सबसे बड़ी उपलब्धि थी कृषि का आविष्कार। और हल का आविष्कार हुआ था या नहीं, लेकिन अनाज काटने का आविष्कार हो चुका था, क्योंकि इस युग में हसिया जो है वो मिलती है और इसमें गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का और अनाज पीसने के लिए जो है प्रस्तर खंड का भी प्रयोग किया जाने लगा था। तो ये कृषि के आधार पर हमने तुलनात्मक अध्ययन किया। पशुपालन फिर वही है कि पूरा पाषाण काल या प्राचीन पाषाण काल में पशुपालन नहीं करते थे। मनुष्य जो है वो जंगली जानवरों से दूर भी रहता था, बहुत से हिंसक जानवर होते थे, लेकिन पशुओं का वो शिकार करता था। मध्य पाषाण काल में जो है कुछ पशुपालन के जो है उदाहरण मिलते हैं, जिसमें कि गाय, भैंस, बकरी तथा घोड़े आदि हैं। और नवपाषाण काल में अब मनुष्य जो है पशुओं को बांध कर रखने लगा और कृषि कार्य भी करने लगा है। मिट्टी के बर्तन जो है प्राचीन पाषाण काल में मनुष्य जो है अनभिज्ञ था और मध्य पाषाण काल में मिट्टी के बर्तन के कहीं कहीं उदाहरण मिलते हैं। और नवपाषाण काल में तो मिट्टी के बर्तन बनना शुरू हो गया था और ये एक प्रकार से आविष्कार की कहानी है। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इस युग के अंत में चाक का प्रारंभ हो गया था। मिट्टी के जो घड़े बनाते हैं, चाक जो कुम्हार लोग इस्तेमाल करते हैं, उसका प्रारंभ हो गया था। और बर्तनों पर फूलों तथा पत्तियों के चित्र भी बनाए जाने लगे थे और इस समय पीले, लाल और बैगनी रंग का प्रयोग भी किया जाने लगा था। धार्मिक जीवन में आप देखिए, धार्मिक जीवन में अभी जो है प्राचीन पाषाण काल या पूरा पाषाण काल के लोग धार्मिक रूप से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। प्रकृति से वो डरते थे और जो जैसे पानी बरसना, भूकंप आना, जो प्राकृतिक आपदा से बहुत उन्हें डर लगता था। मध्य पाषाण काल में कुछ जो है भावों की व्यक्ति शिला चित्र के माध्यम से दिखती है। मध्य पाषाण काल में जो उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति की है उससे दिखता है। लेकिन नवपाषाण काल में तो ये है कि अब मनुष्य जो है ये कल्पना करने लग गया कि वृक्षों पर देवी देवता का निवास होता है और यहीं से पूजा प्रारंभ हो गई, पूजा आराधना। और शिवलिंग के भी प्रमाण मिलते हैं और भगवान को चढ़ाने के लिए यहाँ पशु बलि का भी प्रयोग, नर बलि का प्रयोग था और अन्न, दूध और मांस भी जो है वो भगवान को पूजा के लिए अर्पित किए जाते थे। तो धार्मिक रूप से भी अपन ने ये तुलनात्मक अध्ययन देखा। अब भाषा देखते हैं। प्राचीन काल में जैसे आपको पता ही होगा, आप अभी तक जो पढ़ते आ रहे हो, सुनते आ रहे हो कि पूरा पाषाण काल में जो है वो भाषा से मनुष्य अनभिज्ञ था। मध्य पाषाण काल के जो शैल चित्र मिलते हैं उससे ये पता चलता है कि भाषा की अभिव्यक्ति शिला चित्र के माध्यम से की गई है। अभी भी मनुष्य जो है वो शब्दों का आविष्कार नहीं कर पाया है। लेकिन नवपाषाण काल में जब हम आते हैं तो देखते हैं भाषा अभिव्यक्ति क्षमता, वो जीवन की आवश्यकताओं ने नित्य नए शब्दों का प्रयोग जो है मनुष्य करने लगता है और इस प्रकार जो है भाषा का प्रयोग जो है वो नवपाषाण काल से चालू होता है। अब दाह संस्कार प्राचीन पाषाण काल में अगर अपन जाते हैं तो दाह संस्कार की कोई भी क्रिया नहीं है। यहाँ पे जब मनुष्य की मृत्यु होती थी तो खुले में छोड़ दिया जाता था और शरीर जो है वो गल जाता था या जंगली जानवर जो है उसे खा लेते थे। तो यहाँ पर भी मृतक का दाह संस्कार से संबंधित कोई भी संस्कार नहीं किया जाता था। मध्य पाषाण काल में जब आते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं दफनाने की प्रक्रिया हमें दिखाई देती है और मृतक को दफनाने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। जैसे बगही खोर में कि जैसे मानव के कुछ समाधान मिले हैं जिसमें जो दफनाया गया है उसमें पश्चिम में सिर एवं पूर्व में पैर करके दफनाया गया है और कंकाल के पास कुछ लघु पाषाण उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। तो दाह संस्कार में माने मध्य पाषाण काल में जो है दफनाने की क्रिया जो है हमें संस्कार जो है वो दिखता है। नव पाषाण काल में जब अपन आते हैं तो देखते हैं कि दफनाने एवं जलाने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं और यहाँ पे ये भी देखे हैं कि मनुष्य को दफना दिया जाता था और कई बार ये देखा गया है कि जलाने के बाद उसकी हड्डी और राख को बड़े से पात्र में दफना देते थे और ऐसे पात्र जो है मास्की, सलेम और हैदराबाद और मैसूर में पाए गए हैं। तो बच्चों ये हमने जो है कुछ पॉइंट लिए, जिन पॉइंट के आधार पे हमने ये तुलनात्मक अध्ययन किया कि किस प्रकार से पाषाण काल में मनुष्य की सभ्यता और संस्कृति को हमने देखा। तो कौन कौन से पॉइंट थे? पहला हमने औजार के आधार पे देखा, दूसरा हमने आवास के आधार पे देखा, तीसरा भोजन, चौथा वस्त्र,
पांचवा जो है सामुदायिक जीवन, किस प्रकार से मनुष्य रहता था उसके आधार पर देखा। छठवां कृषि के आधार पे हमने देखा, पशुपालन के आधार पे, मिट्टी के बर्तन के आधार पे, धार्मिक आधार पे, भाषा के आधार पे और दाह संस्कार के आधार पे। तो ये तो अपना भारत में पाषाण काल और उसकी संस्कृति और उसका विकास हमने देखा। ये देखिए कुछ जो है औजार हैं, पत्थरों के औजार हैं जो आपको हम दिखला रहे हैं। ये जैसे इन औजारों को अपन जो है पूरा पाषाण काल या मध्य पाषाण काल के मान सकते हैं। ये औजार हैं जो चिकने हैं, ये मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में इनकी जो है बनना शुरू हो गए थे। जैसे मध्य पाषाण काल में ब्लेड स्टोन और छोटे छोटे यानी सकरे और लंबे औजार बनने लगे थे। और ये देखिए कुछ मानव हैं जो कि इसमें दिख रहे हैं, इनको होमोसेपियन हम कह सकते हैं। ये पाषाण काल के हैं, ये भाले लिए हुए हैं, तो चूंकि भाला लिए हुए हैं, ये पशुओं की खाल लिए हुए हैं, तो ये नौ पाषाण काल के ये मानव हमें दिखाई पड़ रहे हैं। और ये कुछ जो जैसे ये भाला बेत लगा हुआ भाला है, तो ये निश्चित ही नौ पाषाण काल का है, क्योंकि नौ पाषाण काल में हमने जो भी हथियार बताए थे वो बताए थे चिकने हैं। तो ये हथियार जो औजार हमें दिख रहे हैं, चिकने दिख रहे हैं, नोक दाग दिख रहे हैं, धारदार दिख रहे हैं, और साथ में जो है ये लौह युग का औजार है जिसमें कि ये भाला है और उसमें बेंत भी लगी हुई है। ये ताम्र में बना हुआ है। और ये देखिए ये कुछ कुल्हाड़ियां हैं, ये कुल्हाड़ियां भी इसमें बेंत लगी हुई है। ये कुल्हाड़ियां जो है ये भी नौ पाषाण काल की हमें दिखाई देती हैं। अब ये देखिए कुछ मानव के चित्र हैं जो कि ये शिकार कर रहे हैं। अब चूंकि इस पे ये देखिए मानव जो है निवस्त्र नहीं है, बल्कि ये जो है ये छाल, पशुओं की छाल पहने हुए हैं। तो पशुओं की छाल पहने हुए हैं और इनके पास जो ये समूह में भी हैं, तो इसलिए इसको हम मध्य पाषाण काल या नौ पाषाण काल का चित्र कह सकते हैं। तो बच्चों अभी हमने प्रागैतिहासिक काल में जो पहला पार्ट था वो हमने पाषाण काल के बारे में बतलाया, और पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया और उसकी सभ्यता और संस्कृति को हमने कुछ पॉइंट के आधार पे आपको समझाने की कोशिश किया। निश्चित ही आप लोगों को पाषाण काल के बारे में ये समझ में आ गया होगा। अब दूसरा पार्ट जो है बच्चों हमारा जो है वो प्रागैतिहासिक काल को जानने के लिए भारतीय शिला चित्रकला यानी कि जो गुफाओं में जो इंसानों ने, जो प्रारंभिक इंसानों ने जो लिपि का विकास नहीं हुआ है, तो अपने भावों को व्यक्त करने के लिए उसने जो पेंटिंग की है उसको हम शिला चित्रकला के नाम से जानते हैं। तो इसकी खोज जो है सबसे पहले स्पेन में अल्मीरा और फ्रांस में लास्को में हुई, और भारत में जो है शिला चित्रकला की खोज जो है भारत में 1867-68 में आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने रीवा जिले के सुहागी घाट में स्थित चित्र शिलाश्रव की ओर ध्यान आकर्षित किया पुरातत्वविदों का। तो ये पहली खोज हुई, और उसके बाद सन 1880 में कार्लाइल और एवं जे कॉकबर्न ने मिर्जापुर जिले में स्थित शिला चित्रकला की खोज की। अब ये देखिए मिर्जापुर यानी कि विंध्य वैली है, विंध्याचल है, उसके तराई में मिर्जापुर में इसकी खोज की। और 1910 में C.W. एडरसन ने सिंघनपुर का वर्णन किया, और सन 1932 में मनोरंजन घोष ने रॉक पेंटिंग प्री हिस्टोरिक इंडिया ग्रंथ में इसका वर्णन किया है। इसके साथ साथ रॉक पेंटिंग के लिए डॉक्टर B.S. गार्डन, डॉक्टर R.K. वर्मा, S.K. पांडे और पद्मश्री V.S. वाकणकर और इरविन न्यूमेयर ने भी महत्वपूर्ण खोजें की हैं। तो भारतीय चित्रकला का इतिहास जो है हम कहाँ से देखते हैं, 1867-68 से, जहां पर कार्लाइल ने रीवा की सुहागी घाटी में शिला चित्र को देखा और इतिहासकारों का, पुरातत्वविदों का ध्यान आकर्षित करवाया। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका भौगोलिक विस्तार क्या है, रॉक पेंटिंग का, शिला चित्रकला का भौगोलिक विस्तार। तो जैसे जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश के उत्तरी पर्वतीय कुमायूं क्षेत्र, दक्षिण में कर्नाटक, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में बहुत से शिलाचित्र जो हैं प्राप्त हुए हैं। अब इसके लिए थोड़ा हम ये बतलाएंगे कि काल निर्धारण क्या है। काल निर्धारण के लिए फिर हम वही जो आपको हमने बतलाया था कि जब मनुष्य पाषाण काल में है और वो बोल नहीं पा रहा है, उसके पास लिपि नहीं है, अक्षर नहीं है, तो अपने भावों को व्यक्त कर रहा है वो रेखाओं के माध्यम से। तो यहाँ पे काल निर्धारण जो है शिला चित्रकला का जो है किस आधार पे किया गया, जो तकनीकी आधार, जो उनके औजार हैं, इसके साथ साथ जो उन्होंने जो जिन रंगों का प्रयोग किया है और जिस प्रकार के चित्र बनाया है, और वर्ण विषय के आधार पर भारतीय चित्रकला को जो है 3 भागों में बांटा गया है। अब वो कौन से भाग हैं, तो पहला है प्रागैतिहासिक शिला चित्रकला। प्रागैतिहासिक काल बच्चों वही जो
जो हम पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल को हम देख लिए हैं। तो प्रागैतिहासिक शिला चित्रकला है, फिर ताम पाषाणिक शिला चित्रकला और तीसरा है ऐतिहासिक शिला चित्रकला। तो फिर हम जाते हैं प्रागैतिहासिक शिला चित्रकला में। तो इसमें उच्च पूरा पाषाण काल, जैसे बच्चों आपको हमने बतलाया था कि पूरा पाषाण काल के 3 भाग हैं, पूरा पाषाण काल और फिर मध्य पाषाण काल और फिर उच्च पूरा पाषाण काल। तो उच्च पूरा पाषाण काल से प्रागैतिहासिक शिला चित्र जो है वो प्रारंभ होती है, माने मनुष्य ने उच्च पूरा पाषाण काल से रॉक पेंटिंग की शुरुआत की है। और इसके बाद मध्य पाषाण काल, और इस समय हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से इन कालों में इनकी क्या क्या विशेषता रही है। अब प्रागैतिहासिक काल की क्या विशेषता रही है? प्रागैतिहासिक काल जैसे अभी हमने बताया है कि उच्च पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, इस समय पे अनुकरणात्मक और प्राकृतिक चित्रों का आविष्कार हुआ है, जिसमें कि पशु चित्रण है, शिकारों का चित्रण है और मानव का अंकन है, काफी अल्प है, माने मानव नहीं के बराबर है, मानव की पेंटिंग नहीं बनाई गई है, पशुओं की और शिकार की पेंटिंग बनाई गई है। अब दूसरा जो है अभिकल्पक चित्र, ये एकाकी और छोटे से झुंड में जो पशु होते थे उनका अंकन है, और यहाँ पे कहीं कहीं पे मानव का अंकन है, स्त्री पुरुष का, लेकिन ये स्वतंत्र रूप से है, अलग अलग है, इसमें ऐसा नहीं कि झुंड के रूप में दिखाया गया हो। और तीसरा जो है वो है प्रतीकात्मक। प्रतीकात्मक मतलब संक्षिप्तीकरण, मानी कि अपने भावों को किसी प्रतीक के माध्यम से जो है ये बताया गया है। और चौथा जो है कृत्रिमता, इसमें जो है पशुओं का रूढ़िगत अंकन है और सफेद रंग का प्रयोग जो है किया गया है। और पांचवा है ज्यामिति प्रकार के रेखाकृतियां, जिसमें कि ज्यामिति रेखाकृतियां हैं और मधुमक्खियों के डिजाइन का प्रयोग इसमें किया गया है। तो ये 5 प्रकार जो है वो प्रागैतिहासिक काल की पेंटिंग के प्रकार हैं। कौन कौन से? अनुकरणात्मक है, अभिकल्पक है, प्रतीकात्मक है, कृत्रिमता और ज्यामिति प्रकार के चित्र हैं। अब ये देखिए स्टोन एज का। फिर दूसरा जो है ताम पाषाणिक शिला चित्र, जो सेकंड जो है ताम पाषाण काल में जो शिला चित्र जो पाए गए हैं उसकी क्या विशेषता है? उसकी विशेषता है जैसे पालतू जानवरों का चित्रण है इसमें। और पालतू जानवर कौन है? बैल है। यहाँ पर एक हम ये देखेंगे कि जानवरों और मनुष्य के बीच की नजदीकी दिखाई गई है चित्रों के माध्यम से। सॉरी, तो इसमें क्या नजदीकी दिखाई गई है कि बैलों के सींगों में जो है फुंदने बंधे हुए हैं और पालतू जानवर भी दिख रहे हैं। और यहाँ पर हम ये कहेंगे कि बैलों पे या घोड़ों पे सवारी दिखाई गई है। तो इन चित्रों के माध्यम से हम ये देखते हैं कि यहाँ पर मनुष्य और जानवरों के बीच में नजदीकी थी। और ये काल जो है संक्रमणात्मक काल है, संक्रमण का काल है। और इसके बाद अपन ऐतिहासिक शिला चित्र काल की जो विशेषताएं वो देख रहे हैं। ऐतिहासिक शिला चित्र जो तीसरे नंबर का है, तो यहाँ पे हम देखेंगे ऐतिहासिक पीरियड। तो ऐतिहासिक पीरियड में जैसे आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो है इतिहास का लिखित इतिहास भी चालू हो जाता है। तो यहाँ पर हम जो चित्र है वो क्या है? जैसे हाथियों के झुंड का चित्र है, जीभ में कसे हुए घोड़े हैं, है ना, राजकीय जुलूस का चित्र है और शोभा यात्रा का चित्र है। और इसमें जो योद्धा में जो जा रहे हैं, योद्धा जो जा रहे हैं वो सजे हैं, सामान है उनके पास, सजे हुए हैं और उनके पास ढाल है, तलवार है और योद्धा जो है वो सजा हुआ है। तो इस प्रकार से ऐतिहासिक शिला चित्र की विशेषताएं हैं। ऐतिहासिक शिला चित्र में जो दूसरी विशेषता वो है कि प्रकृति का वर्णन इसमें किया गया है, जैसे पेड़ पौधे, फूल एवं पत्तियों का भी अंकन जो है इस युग में किया गया है। और इस युग की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? पौराणिक देवी देवता। जैसे कि उस समय हमने बतलाया था कि जो नव पाषाण काल है वहां से जो है वो धर्म चालू हो जाता है और मानव जो है ये कल्पना करने लग जाता है कि पेड़ों में, नदियों में या प्रकृति में कहीं ना कहीं देवी देवता हैं और पूजा भी प्रारंभ कर देता है। तो ये जो पौराणिक देवी देवताओं का अंकन भी जो है वो ऐतिहासिक शिला चित्र के माध्यम से दिखता है। अब ये तो अपन ने ये देखा कि उसके काल का क्या निर्धारण। तो इनमें जो है अभी मानव ने क्या किया है कि शिला चित्र बनाए हैं। अब शिला चित्र के कुछ और भी उदाहरण है, जैसे अभी तो ये है पेंटिंग बनाई गई मैंने दीवारों पे और छतों पे। कुछ पेंटिंग बनाने के और भी उदाहरण है कि उसको किस प्रकार से बनाया गया। तो वो 3 प्रकार के हैं। जैसे उत्कीर्ण चित्र होते हैं, इनको एंग्रेविंग्स भी कहा जाता है। तो उत्कीर्ण चित्र जो है इससे साबित होता है जैसे कोई भी धातु या अस्त्र शस्त्र जो नुकीले हो और उससे उपकरण की खुदाई करके बनाया गया हो, नुकीले उपकरण से, और चित्रों को उत्कीर्ण किया गया हो। तो ये उत्कीर्ण चित्रों के या एंग्रेविंग्स पेंटिंग जो है ये कहलाती है। दूसरा है कर्षण चित्र। कर्षण के नाम से जैसे कि आपको खुद ही मालूम पड़ा है, जैसे खरोंचने या रगड़ने से जो चित्रों को उभारा गया है उसको कर्षण चित्र कहा गया है। और तीसरा है तक्षण चित्र। तक्षण चित्र मतलब नुकीले चीजों से काट छांट करके जो उभार किया गया है उसको तक्षण चित्र के नाम से जाना गया।
तो अभी अपने रॉक पेंटिंग का कहाँ से शुरुआत हुई और इंडिया में कहाँ किसने शुरुआत की, और इसके बाद रॉक पेंटिंग के कितने प्रकार हैं और उसका काल निर्धारण और उसके प्रकार के बारे में अभी अपन ने जाना। इसके बाद जो है कुछ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ शैल चित्र के बारे में हम देखेंगे। अब जैसे कि है महादेव पहाड़ी से प्राप्त चित्र, ये देखिए महादेव रॉक पेंटिंग है। ये महादेव रॉक पेंटिंग पहाड़ी जो है नर्मदा नदी के क्षेत्र में है, जो घने जंगल तथा पहाड़ों से घिरा हुआ है। और यहाँ की ये पेंटिंग है महादेव की। ये देखिए इसमें सिर्फ लाइन का प्रयोग, या इसको हम ये कह सकते हैं कि उत्तीर्ण पेंटिंग दिख रही है। और ये भी महादेव की शैल चित्रकला है। ये महादेव की शैल चित्रकला, इसमें ये देखिए आप, मैंने घोड़े में लोग सवार हैं और इसके साथ साथ जो है वो ये युद्ध करते हुए ये चित्र दिखाई दे रहा है। ये भी महादेव शैल चित्रकला है। इसमें जैसे ज्यामिति या कुछ इस प्रकार से चित्र दिखाई दे रहा है, ज्यामिति आकार। और ये चित्र जो है ये महादेव के फर्स्ट कैटेगरी के चित्र है। इसमें ये देखिए एक मानव दिखाया गया है जिसका एक हाथ सामने है और एक चौकोर में कुछ लहरियां दिखाई गई हैं, और ये तिकोना उसका सिर दिखाया गया है। और इस प्रकार से जो दूसरा चित्र है उसमें ये एक जानवर दिखाया गया है और मनुष्य की चित्र दिखाए गए हैं। और ये जो लहरिया दिखाया गया है मनुष्य का, उसका ऐसा लग रहा है जैसे उनके बाल या चूटियों के बारे में बताया गया है। और जो जानवर का जो चित्र है उसमें भी जो है लकीरों का प्रयोग किया गया है। तो ये फर्स्ट कैटेगरी की रॉक पेंटिंग है महादेव की। ये देखिए सेकंड कैटेगरी की रॉक पेंटिंग महादेव की। सेकंड कैटेगरी में हम क्या देख रहे हैं, जो हमने रॉक पेंटिंग में जो अलग अलग प्रकार बताए थे, तो उसपे ये अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर ये नुकीले औजार लिए हुए हैं, ढाल लिए हुए हैं, और ऐसा लग रहा है कि ये शिकार की ओर जा रहे हैं और समूह में हैं। और इसके बाद ये देखिए ये महादेव की जो रॉक पेंटिंग है, इसपे ये मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालते हुए है। ये सेकंड कैटेगरी की रॉक पेंटिंग है। और इसके बाद ये देखिए कैटेगरी में ये समूह में लोग हैं। इसमें दिखा रहे हैं कि वो बाजा बजाते हुए आगे जा रहे हैं, घुड़सवार है, और इसमें ये बंदर और भालू जो है वो नाच रहे हैं। तो ये सांस्कृतिक जीवन जो है ये और ये जो ये दूसरी पेंटिंग है, की पेंटिंग है, ये रायगढ़ छत्तीसगढ़ की पेंटिंग है। और इसमें ये देखिए ये समूह रूप में ऐसा लग रहा है जैसे नृत्य कर रहे हो, और कुछ जानवरों का भी इसमें चित्रण किया गया है। ये भी सिंगनपुर की पेंटिंग है। इसमें जो है इस प्रकार कुछ धार्मिक रूप से इसमें दिखाई दे रही है, भावना दिखा रही है, और इसमें जो है लकीरों का और ज्यामिति चित्रों का भी वर्णन किया गया है। ये देखिए ये इसमें सफेद रंग का प्रयोग किया गया है, जो कि हमने वहां पर जो पेंटिंग के जो प्रकार बताए थे उसमें प्रतीकात्मक में ये बताया था कि सफेद रंग का प्रयोग, लेकिन इसमें जो है ये तीर उभाले लिए हुए हैं। तो ये पेंटिंग जो है ये सिंगनपुर की पेंटिंग है, रायगढ़ छत्तीसगढ़। और ये पेंटिंग भी, इसमें भी इसी प्रकार से लकीरों और उसका प्रयोग किया गया है, गेरू रंग का प्रयोग किया गया है। और ये पेंटिंग इसमें सफेद रंग का प्रयोग किया गया है। इसमें कुछ स्त्रियां हैं, कुछ ले जाते हुए दिखाई दे रही हैं। और ये सिंगनपुर की पेंटिंग कावड़ा पहाड़ी जो दिखाया आपने, ये मिर्जापुर, अब ये मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है। जैसा कि हमने बताया था कि मिर्जापुर में कार्लाइल ने 1880 में इसकी मिर्जापुर में खोज की थी, और 1880 से 1899 तक ये पेंटिंग प्रकाशित की गई थी। इसमें डॉक्टर राधाकांत वर्मा और डॉक्टर पांडे का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो ये पेंटिंग देखिए मिर्जापुर की है, है। और ये भी मिर्जापुर की, ये देखिए सामूहिक रूप से जो है हाथ पकड़े हुए हैं। ये ऐसा लग रहा है कि ऊपर घुड़सवार है और नीचे जो है वो डांस करती हुई ये पेंटिंग दिखाई जा रही है। ये पेंटिंग देखिए, इसमें मैंने काफी धुंधला है, लेकिन इसमें जो है पशुओं का अंकन किया गया है। ये भी मिर्जापुर की पेंटिंग है। इसमें प्रारंभ काल की पेंटिंग दिखाई दे रही है, और इसमें जो है औजार और पशुओं का और ये आखेट करता हुआ दृश्य दिख रहा है। ये इसमें पशुओं और ये आखेट का दृश्य है, और इसमें ढाल लिए हुए है मनुष्य और पशुओं के साथ में है। ये पेंटिंग भी मिर्जापुर की पेंटिंग है। इसमें सफेद रंग का भी प्रयोग किया गया है। ये देखिए, ये जो शुरू में हमने बताया था कि इसमें एकाकी पशुओं का जो चित्रण किया गया है,
जो कि शुरू का संक्रमण काल जो बताया गया था, ये उस काल की मिर्जापुर की ये शैल पेंटिंग है, उत्तर प्रदेश। ये मिर्जापुर का वो स्थान है जहाँ ये पेंटिंग हमें प्राप्त हुई है। ये देखिए, ये पशुओं की पेंटिंग है, ये उस स्थान की नदी और उसके किनारे की पेंटिंग है। ये बांदा जैसा कि आप जानते हैं, बांदा मानिकपुर उत्तर प्रदेश में है। और ये इस प्रकार की पेंटिंग, इसमें बहुत सारी चीजें आपको दिख रही हैं, बहुत सारी। मैंने इसमें ऐसा लग रहा है जैसे सबसे ऊपर जो है वो पूजा का माने चक्र बना हुआ है। इसमें ऐसा लग रहा है जैसे सूरज को भी अंकित किया गया है, पैरों का भी अंकन है, हाथ का भी अंकन है। तो ये बहुत अच्छी पेंटिंग है, इसमें पशु भी हैं। तो ये कई चीजों को लेकर के ये पेंटिंग, रॉक पेंटिंग बनाई गई है। इसमें ये देखिए, ये बांदा जिले की रॉक पेंटिंग है। इसमें भी यानी नाचते हुए भी हैं, औजार लिए हुए भी हैं, शिकार खेलते हुए भी हैं। तो हर प्रकार की पेंटिंग है, ये वर्णन है। बांदा जिले की ये रॉक पेंटिंग, ये देखिए, ये प्रारंभ काल की पेंटिंग है। ये देखिए, ये शुरू की जो पेंटिंग है जिसमें कि सिर्फ लकीर के माध्यम से जो है पेंटिंग बनाई गई है। ये देखिए, ये घोड़े और जो है ये शिकार करते हुए लोगों की पेंटिंग है। हाँ, ये मंदसौर जिले की पेंटिंग, मंदसौर मध्य प्रदेश की रॉक पेंटिंग है। ये मंदसौर की जिले की रॉक पेंटिंग। अब भीमबेटका जैसे भीमबेटका जो लास्ट में जो है आपके कोर्स में भी है। भीमबेटका जो है रायसेन जिले, भोपाल के पास में है। और भीमबेटका में देखिए कई प्रकार की पेंटिंग हमें दिखाई देगी, जैसे कि आखेट का दृश्य है, युद्ध दृश्य है, पशु पक्षी तथा जलचर है, व्यक्ति के चित्र हैं, नृत्य करते हुए जो है रॉक पेंटिंग है, और आलेखन है, और धार्मिक चित्रण के चित्र हैं। अब ये देखिए, भीमबेटका की रॉक पेंटिंग जो है ये इस प्रकार से। ये भीमबेटका में ये देखिए, ये पशु हैं, ये आखेट करते हुए हैं। ये भी जो है गेरू रंग से बनी हुई पेंटिंग है भीमबेटका की। ये देखिए, ये शिकार में जाते हुए लोग हैं भीमबेटका। ये भीमबेटका की पेंटिंग है। इसमें भी जो है वो घुड़सवार हैं, और ये प्रारंभिक पेंटिंग जो है वो दिखाई पड़ती है। ये इसमें हिरण और भी जंगली पशु दिखाई दिए जा रहे हैं। ये देखिए, ये घोड़ा है, और घोड़े के पैर में जो है वो कुछ बंधा हुआ है, साज सज्जा से युक्त है। ये भीमबेटका की पेंटिंग है। इसमें हिरण या अन्य जानवर दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, इसमें मैंने चित्रकारी की गई है। और ये पेंटिंग, इसमें कुछ जामती चीजें, लकीरों का भी प्रयोग किया गया है। इसमें ये दिख रहा है जैसे कि कोई जो सजे हुए घोड़े में जो है वो नायक है, और उसके पीछे जो है उसकी सेना चल रही है। ये चित्र हैं। ये जनरल रॉक पेंटिंग माने जिस कुछ ऐसे जनजीवन से भी हमने कुछ पेंटिंग्स ली हैं आपको दिखाने के लिए। ये देखिए, आखेट पेंटिंग है, माने युद्ध करते हुए, शिकार करते हुए ये आखेट पेंटिंग है। ये भी हमें मिर्जापुर और उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई हैं, कुछ भीमबेटका से भी ली गई हैं। ये एनिमल्स की पेंटिंग है शुरू के, माने किस प्रकार से ये प्रकार से ऐसा दिख रहा है जैसे हाथी बनाए गए हैं, शुरू के हैं। और इसमें मानव को भी तिकोना सिर और उसके तिकोने हाथ का वर्णन किया गया है। ये एनिमल्स की पेंटिंग है। शुरू में जो एनिमल्स की पेंटिंग जो बनाई गई, जिससे ये कुछ पक्षियों के पेंटिंग है जो हमें भीमबेटका और मिर्जापुर से प्राप्त हुई हैं। ये मानव पेंटिंग है, जो मानव पेंटिंग की शुरुआत हुई है, और किस प्रकार से चित्रों के माध्यम से, यानी स्त्री और पुरुष दोनों जो है मानव पेंटिंग में नजर आ रहे हैं। ये पेंटिंग, मानव पेंटिंग में फिर जो है लहरियादार जो है लकीरें करी गई, और मधुमक्खी के छत्ता को बेस बना करके इस प्रकार की पेंटिंग बनाई गई हैं। ये इस प्रकार की ये पेंटिंग देखिए, इसमें जो है कुछ ऐसा लग रहा है स्त्रियां भी हैं जो कि युद्ध में जा रही हैं, कपाल लिए हुए हैं, औजार लिए हुए हैं, और कुछ नुकीले औजार लिए हुए हैं। युद्ध में जाने का या योद्धा का इसमें वर्णन दिख रहा है। और ये है हॉर्स राइडिंग, माने जैसे कि हमने बताया था कि ताम पौराणिक युग में अगर हम जाएं तो ताम पौराणिक युग में हमने क्या देखा था कि मानव और जानवर के बीच में एक नजदीकी दिखाई देती है। तो उसमें हम बताया था जैसे हॉर्स राइडिंग है, घुड़सवार है, या बैलों पर सवारी। तो ये हम ताम पौराणिक युग की पेंटिंग हम मान सकते हैं कि इसमें जो है मानव जो है ये भाला लिए हुए है, और ये घुड़सवार है, और ये जा रहा है। और ये पेंटिंग देखिए, ये भी घुड़सवारी है, और ये जो है आखेट के लिए या युद्ध के लिए जाता हुआ मानव है। फिर ये देखिए, योद्धा पेंटिंग है, युद्ध करने के लिए किस प्रकार से ये तीर कमान लिए हुए हैं। लेकिन ये पूरी पेंटिंग जो है इसमें रंग नहीं है, बल्कि इसमें लकीरों के माध्यम से तीर कमान लेकर के जो है इसको दिखाया गया है।
और ये जो है डांस पेंटिंग है, जैसे कि बताया था हमने, नौ पाषाण काल आते आते तक जो है मनुष्य जो है समूह रूप में रहने लगा था और वो ये कल्पना करने लगा था कि किस प्रकार से जो सामूहिक रूप से जो मनोरंजन भी किया जा सकता है, तो वो डांस को जो है उसने दिखलाया है। तो ये देखिए कि एक प्रकार कैसे एक दूसरे का हाथ पकड़े हैं और पैर भी ऊपर है, तो ये इसको ये अनुमान लगाया जा सकता है कि डांस को जो है मनुष्य ने पेंटिंग के रूप में, रॉक पेंटिंग के रूप में प्रदर्शित किया है। ये भी देखिए डांस पेंटिंग है। इसमें ये दिखाए कुछ तो माने ये भाला और वो ऊपर लिए हुए है, लेकिन उसमें ये दिखाया जा रहा है कि ये बजाते हुए जो है ये दिखाया गया है। और इस प्रकार से जो काल निर्धारण जो है भीमबेटका का, तो उत्तर पाषाण काल से चालू होता है और फिर मध्य पाषाण काल, ताम्र युग और ऐतिहासिक युग। भीमबेटका की सबसे बड़ा महत्व ये है कि भीमबेटका को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में जो है माना गया है। और भीमबेटका की पेंटिंग जो है उसका सबसे बड़ा महत्व ये है कि वो उसका ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व है। क्यों है? क्योंकि इसमें ऐतिहासिक पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल से लेकर के माने प्रागैतिहासिक काल माने पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नौ पाषाण काल, फिर ऐतिहासिक काल में आप आइए तो मौर्य युग है, कुषाण युग है, शुंग है, सातवाहन है और गुप्त युग तक जो है यहाँ पेंटिंग मिलती है। इसके अलावा जो है राजपूत, पूर्व राजपूत युग की भी पेंटिंग मिलती है। वो कई इतिहासकारों ने तो या मुस्लिम युग में यानी 14वीं-15वीं सदी तक भी जो है भीमबेटका में पेंटिंग ढूंढ निकाली है। तो इस प्रकार से भीमबेटका जो एक वो स्थल है, विश्व धरोहर का वो स्थल है जहाँ पे यानी प्रागैतिहासिक काल से लेकर के मध्य काल तक की मानव सभ्यता की संस्कृति और विकास के उदाहरण दिखते हैं। और साथ ही साथ पुरातात्विक, जैसे कि HD संकालिया ने खोज की है कि भीमबेटका एक ऐसी जगह है जहां पुरातात्विक उत्खनन में वो सभी चीजें प्राप्त होती हैं जिसके माध्यम से प्रागैतिहासिक काल को पता किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जैसे इसका जो काल निर्धारण है, तो उत्तर पाषाण काल में शुतुरमुर्ग के अंडों का चित्र इसके प्रमाण मिलते हैं जो उत्तर पाषाण काल में। और मध्य पाषाण काल में आखेट और व्यक्ति और जानवर मिलते हैं हमें। और ताम्र युग में जो है मृत भांड बने हुए मिलते हैं। और ऐतिहासिक युग में जो है मौर्य, शुंग और सातवाहन, कुषाण और गुप्त काल के चित्र मिलते हैं। और मध्य काल में जो है ज्यामितिक शैली के चित्र जो हैं इस युग में मिलते हैं। तो इस प्रकार से काल निर्धारण के दृष्टि से भी जो है वो भीमबेटका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए यूनेस्को द्वारा जो है भीमबेटका को विश्व धरोहर के रूप में माना गया है। तो इस प्रकार बच्चों अभी हमने आपको जो है प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिकल काल के बारे में बताया। और जैसा कि अंत में मैं फिर कहूंगी कि ये वो पीरियड है जहाँ का इतिहास हमें नहीं मिलता। उत्खनन के द्वारा, पुरातात्विक सोर्स के द्वारा उपकरण हैं, औजार हैं और उनके द्वारा जो हम हिस्ट्री पता करते हैं उसे हम प्री हिस्टोरिकल काल कहते हैं। और अंत में मैं फिर ये कहूँगी कि मैंने जो है उपकरणों द्वारा, औजारों द्वारा और शिला चित्रों द्वारा मानव के सभ्यता और विकास की क्रमिक इतिहास जो है वो आपके सामने रखा है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सबको ये जो मैं बतलाना चाहती थी वो आप सबको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। अब बच्चों आप लोगों को अगर कुछ पूछना हो, कोई क्वेश्चन, तो आप पूछ सकते हैं। मैडम झावा से। जी हाँ, क्या पूछना है आपको? हेलो मैम, मैं पूछना चाहता हूँ कि शैल चित्र विश्व स्तर पर यह कहाँ पाए जाते हैं, मतलब विश्व स्तर पर कहाँ मिलते हैं? क्या विश्व स्तर पर शैल चित्र और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? हाँ, ये स्पेन और फ्रांस में आपको बताया था। स्पेन और फ्रांस में इन शैल चित्रों की शुरुआत हुई थी। और स्पेन में अल्मीरा और फ्रांस में लास्को नामक स्थान में शैल चित्र की शुरुआत हुई थी। और ये जो है स्पेन और फ्रांस से शुरू हुआ है। और भारत में जो है ये विंध्याचल माने मिर्जापुर में प्राप्त हुए हैं। और इसको कार्लाइल और जे कॉकबर्न ने 1880 में खोज की थी। और 1867 में जो है रीवा की सुहागी घाटी में जो है इसमें ध्यान आकर्षण करवाया था कि शिला चित्रों के बारे में। हेलो, पूछिए। हेलो। हाँ जी, बताइए। जी मैम, मैं ये पूछना चाहता हूँ। हाँ। JH कॉलेज भरतपुर से बोल रहा हूँ। मैं मानव प्रजाति के बारे में जानना चाहता हूँ। किसमें? मानव प्रजाति के बारे में।
मानव प्रजाति के बारे में मैंने आपको शुरू में जैसे बतलाया था, होमो सेपियंस सेपियंस, वो मैं आपको भी बतलाती हूँ। शुरू कर। हाँ, जैसे मानव प्रजाति के बारे में मैं बता रही हूँ, जैसे चतुर्थ काल और तृतीय काल था, है ना। तो इसके बाद जो है ऑस्ट्रोलोपिथेकस, है ना। तो ये मानव प्रजाति जो है ये एशिया और ये जो है ऑस्ट्रेलिया में ये पाई गई थी। और इसके बाद ऑस्ट्रोलोपिथेकस जो है अफ्रीका में ये प्रजातियां पाई गई। और इसके बाद होमो में होमो एरेक्टस और होमो सेपियन ये प्रजातियां थी। तो ये होमो एरेक्टस, जो होमो से जब प्रजाति चालू होती है तो यहाँ से मानव के पूर्ण विकास जो है वो मान लिया जाता है। और फिर होमो जो है दो भागों में है, होमो एरेक्टस और होमो सेपियन। और होमो सेपियन के भी दो भाग हैं, होमो सेपियन नियंत्रण और होमो सेपियन सेपियंस। तो होमो सेपियन सेपियंस जो है वो वहाँ पर जो है मानव पूर्ण विकास उसका हो जाता है। मैम हेलो मैम, मैं आरोन कॉलेज से संजीव अग्रवाल। हाँ बोलिए। मेरा क्वेश्चन है, आपको ये मानव प्रजातियां जो अभी 1 मिनट जो उन्होंने पूछा था, तो ये है ऑस्ट्रोलोपिथेकस। और इसके बाद जो है होमो एरेक्टस, होमो सेपियन और होमो सेपियंस नियंत्रण और होमो सेपियंस सेपियंस। हाँ हेलो। हाँ, हेलो जी। हेलो, शिव पूजा जो की जाती थी वो क्या शंकर जी की जो शिव पूजा की जाती थी वो किस रूप में की जाती? क्या बोल रहे हैं, एक बार साफ बोलिए। जो शिव जी की पूजा की जाती थी वो युद्ध में आए थे, इतिहास पूजा कब की जाती थी? हाँ हाँ, शिव की पूजा जैसे हमने आपको बतलाया है उच्च पूरा पाषाण काल में, है ना। उच्च पूरा पाषाण काल में हमने बतलाया है कि ये पूजा की जाती थी, शिव की पूजा की जाती थी। और यहाँ पर हमने कुछ ऐसी चीजें भी बतलाई हैं जैसे जो कला का विकास हो चुका था। और कुछ जो है हम इसमें यानी नव पाषाण काल में हम देखते हैं कि शिव की पूजा की जाती थी। और पूजा अर्चन में जो है ये कच्चा दूध, फल और मांस भी चढ़ाया जाता था। और यहाँ पे नर और पशु बलि के भी उदाहरण मिलते हैं। तो नव पाषाण काल से जो है वो पूजा के पूरे उदाहरण प्राप्त होते हैं। और पूजा जो है वो मूर्ति पूजक लोग थे और शिव की पूजा जो है वो दिखाई देती है कि शिव की पूजा की जाती थी। हेलो हाँ, मैम, मैं पीजी कॉलेज गुना से बोल रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन। हाँ, ये अब समय समाप्त हो गया है। अब आप आखिरी क्वेश्चन कौन सा है पूछिए। मैम, कार्बन 14 क्या होता है और ये इतिहास जानने में क्या सहायता करता है? कार्बन 14 ये डेटिंग की जाती है। इसमें क्या होता है कि जो भी वस्तु होती है खुदाई में जो हमें प्राप्त होती है, तो कार्बन डेटिंग जो है उसमें ये रहता है कि इतने हजार वर्ष के बाद जो है एक कार्बन का निर्माण होता है। तो जो वस्तु हमें प्राप्त होती है उसमें ये देखा जाता है कि कितने इसमें कार्बन बन चुके हैं। मान लीजिए उसमें 10 कार्बन बन चुके हैं तो उसको हम उसी हिसाब से कि ये 10,000 ईसा पूर्व की पुरातात्विक चीजें हैं, तो उस आधार पर कार्बन डेटिंग हम देखते हैं। ठीक है, धन्यवाद। समाप्त हो गया है और आप सबको नमस्कार।